जनवरी 2025 में अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 15 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज कम फॉर 15 मार्क्स। और ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है उस चैप्टर से जिसका रिवीजन आज हम लोग करने जा रहे हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स लायबिलिटी वाला। ठीक है, जनवरी 2025 15 मार्क्स का ये कंपल्सरी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जनवरी 25 के बाद जो अटेम्प्ट हुआ था वो था मई 25। ये रहा मई 25 का पेपर, ये रहा मई 25 का पेपर। डिस्क्रिप्टिव में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो यहां पर भी 15 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि अगेन इसी वाले चैप्टर से है। मई 25 के बाद जो नेक्स्ट हमारा अटेम्प्ट हुआ वो था सितंबर 25। सितंबर 25 में भी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सितंबर 25 के बाद अभी एकदम ताजा ताजा अटेम्प्ट जो हुआ है हमारा वो जनवरी 26 का हुआ है। और यहां पर भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में अगर आप देखो तो जो सबसे पहला 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का ये आया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स लायबिलिटी वाले चैप्टर से आया हुआ है। आई डोंट थिंक अब मुझे बताने की जरूरत है कि आज जो हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स लायबिलिटी वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज के उसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से रेगुलर क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन उन चैप्टर्स के प्रोविजंस का यूज आपको इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक फैमिली पेंशन के बारे में पढ़ा था कि फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो फैमिली प्लानिंग का आपको क्या मिलता है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है उसमें से लोअर ऑफ 1/3 या फिर 15,000 रुपीज। ये ओल्ड स्कीम में होता है। और न्यू स्कीम में क्या होता है, लोअर ऑफ 1/3 या फिर 25,000 रुपीज। इस पर कहीं पर भी आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं भी इस पर आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन ये मई 2025 में इस बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। मई 2025 में ये बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दिस इज द मई 25। ठीक है, ये रहा मई 25। और इसमें आप यहां पर देखो, ये है आपके पास मिसेस एससी बोस वाला क्वेश्चन, देख रहे हो आप, मिसेस एससी बोस एजेड 62 इयर्स। ठीक है, मिसेस एससी बोस एजेड 62 इयर्स, अ विडो ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, अ विडो ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। ये एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय की कौन है, ये एक विडो है हु डाइड ड्यूरिंग हिज सर्विस इन 2011। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो इनका यहां पर क्या आ रहा है, बाय फैमिली पेंशन पीएसयू थ्रू बैंक, फ्रॉम पीएसयू थ्रू बैंक। अब ये इनको फैमिली पेंशन मिली हुई है, ये फैमिली पेंशन के लिए इनको 3,60,000 रुपीज मिले, ये इनको फैमिली पेंशन के लिए 3,60,000 रुपीज मिले। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, मिसेस बोस हैं ये, ठीक है, मिसेस एससी बोस, तो ये स्कैनर में इस वाले क्वेश्चन का जब आप लोग सॉल्यूशन देखोगे, दिस इज पीवाईक्यू मई 2015, मई 2025, 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला जो एससी बोस वाला क्वेश्चन है ये है बाय फैमिली पेंशन फ्रॉम पीएसयू थ्रू बैंक 3,60,000 रुपीज। अब इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने किया क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने लास्ट में बोला है कि कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिसेस एससी बोस, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिसेस एससी बोस अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी एंड optional tax regime of the Income Tax Act 1961 and optional tax regime under the Income Tax Act 1961। अब इन्होंने ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों तरीके से इसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो जब हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में करेंगे, ठीक है, जब हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में करेंगे तो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब कंप्यूट करेंगे, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्यूट करेंगे तो हम बोलेंगे फैमिली पेंशन जो आपको मिली है पीएसयू से वो 3,60,000 रुपीज की है। और इसमें से लेस होगा क्या, इसमें से लेस होगा लोअर ऑफ 33.33% of 3,60,000 रुपीज यानी 1/3, या फिर 25,000 रुपीज। तो दिस और दिस विचएवर इज लोअर ये लेस होगा और इतना पोर्शन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ओल्ड स्कीम में इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग यहां पर ऑप्शनल स्कीम में इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग ऑप्शनल टैक्स रेजिम में इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या दिखाएंगे, हम यहां पर दिखाएंगे कि फैमिली पेंशन आपको पीएसयू से मिली 3,60,000 रुपीज की, इसमें से लेस क्या होगा 1/3 ऑफ 3,60,000 रुपीज विच कम्स टू दिस, या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, 15,000 रुपीज का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा एंड 3,45,000 रुपीज विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप समझ पा रहे हो, ये वाला जो चैप्टर है इसमें अपने आप में कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सेंस वाले चैप्टर में जो नए हैं, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा।
बट आप ये देख पा रहे हो कि एक एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आता है उसमें से जो भी पॉइंट्स कवर्ड होते हैं वो आपके पूरे के पूरे इनकम टैक्स का रिवीजन करवा कर चलते हैं, क्योंकि उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालने के लिए पूछा जाएगा, उसमें टैक्स लायबिलिटी भी निकालने के लिए पूछी जाएगी, उसमें सैलरीज वाला भी प्रोविजन होगा, उसमें हाउस प्रॉपर्टी भी होगा, कैपिटल गेन्स भी होगा, पीजीबीपी भी होगा, आईएफओएस भी होगा, क्लबिंग भी होगा, सेट ऑफ भी होगा, मार्जिनल रिलीफ भी होगा, रिबेट भी होगा, टीडीएस टीसीएस भी होगा, टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट भी होगा, 234 एबीसी के भी इंटरेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। तो ये वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे इज व्हाट डेट? टुडे इज व्हाट 25th ऑफ मार्च 2026 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, राइट? आज 25 मार्च 2026 है। आज से अगर आप रोज इसका स्कैनर से सिर्फ एक क्वेश्चन करोगे, नॉट मोर, ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किया और आपने उस एडजस्टमेंट को नोट किया, हर क्वेश्चन में जो जो एडजस्टमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं उसको नोट करो कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये वाला एडजस्टमेंट है। जैसे मैं आपको सिंपली ये मिसेस एससी बोस वाली क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है? जैसे ये मिसेस एससी बोस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? अब इसमें आप ये देखो कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ठीक है? इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, हम लोगों को इनकी टोटल इनकम निकालनी है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चलो ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बुक्स ऑथर्ड बाय हर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिविडेंड्स। अब मुझे आप एक बात बताओ, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कि डिविडेंड्स में से आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू। ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? अब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर आप देखो बाई डिविडेंड लिखा है नेट ऑफ टीडीएस 4,50,000 रुपीज, मतलब 10% टीडीएस कटने के बाद ये वाला डिविडेंड आया होगा 4,50,000 रुपीज का, ठीक है? अगर 10% टीडीएस कटने के बाद ये 4,50,000 रुपीज का डिविडेंड आया होगा, मतलब 4,50,000 रुपीज इज व्हाट 90% ऑफ द टोटल डिविडेंड, तो डिवाइडेड बाई 90% अगर मैं करता हूं तो 5 लाख रुपए का मेरा टोटल डिविडेंड है। 5 लाख रुपए का मेरा टोटल डिविडेंड है और इस डिविडेंड का 20% ही मुझे डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूं। 1 लाख रुपए तक का रिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूं। मैं यहां पर जब पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहा हूंगा तो इस 4,50,000 रुपीज को अपने प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This 4,50,000 rupees has been wrongly credited to the profit and loss account. This should not be a part of the PGBP income. So I will subtract it while calculating my income from profits and gains from business or profession, but I will consider it in my income from other sources. Income from other sources में मैं consider करूंगा। Similarly, ये जो 12,000 rupees के expenses का यहाँ पर मैंने deduction लिया हुआ है, क्या ये 12,000 rupees dividend को earn करने के लिए जो भी expenses लगते हैं उसका deduction मुझे PGBP में से मिलेगा क्या? नहीं, तो I'll have to add it to the profit as per the profit and loss account। ठीक है? मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जब मैं पीजीबीपी इनकम कंप्यूट कर रहा हूं तो मुझे इसको प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, और जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर रहा हूं तो डिविडेंड में से मैं इस 12,000 रुपए को माइनस करूंगा। ठीक है? डिविडेंड में से इस 12,000 रुपए को मैं माइनस करूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब हमने पीजीबीपी किया तो जो डिविडेंड वाली इनकम थी वो 4,50,000 रुपीज मैंने क्या किया? लेस किया। वो मैंने लेस किया, और ये जो था एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिविडेंड, ये 12,000 रुपीज मैंने ऐड किया। और जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां पर डिविडेंड की ग्रॉस वैल्यू निकालूंगा व्हिच विल कम आउट टू 5 लाख रुपीज, और यहां पर मैं डिविडेंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन लूंगा 12,000 रुपीज का, तो 4,88,000 रुपीज विल बी माय टोटल डिविडेंड इनकम, टोटल टैक्सेबल डिविडेंड इनकम। अब ये सारी चीज ना जब आप पहला दूसरा क्वेश्चन करोगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। ट्रस्ट मी, पहला दूसरा क्वेश्चन जब आप करोगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर एवरी क्वेश्चन, while doing every question you write down all the adjustments, make a proper sheet। आप एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाओ, नहीं तो एक प्रॉपर रजिस्टर पर शीट बनाओ कि आपने कोई भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आए, उनके सामने उनका ट्रीटमेंट लिखो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया जाएगा, आईएफओएस में ऐड होगा, डिविडेंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है पीजीबीपी करते समय ऐड बैक करेंगे, लेकिन आईएफओएस में से उसको माइनस करेंगे। फैमिली पेंशन अगर मिली है तो पीजीबीपी में से माइनस होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको कंसिडर किया जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से भी उसमें से रिडक्शन दिया जाएगा। अगर ओल्ड स्कीम में है तो लोअर ऑफ 1/3 या 15,000 रुपीज, और अगर न्यू स्कीम में जा रहे हो तो 1/3 या लोअर ऑफ 1/3 या फिर 25,000 रुपीज। इस तरह से करके अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए जो स्कैनर में हैं और जो इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक में है, मैं बुक भी लाया हूं आपके सामने, ठीक है? तो अगर आपने इनकम टैक्स वाली जो सेल्फ स्टडी बुक है अपनी, अगर इस बुक के और स्कैनर के क्वेश्चंस आपने सिर्फ इतने भी क्वेश्चंस कर लिए ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, इनिशियली इट विल बी पेनफुल, बट अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है।
एवरी डे सॉल्व वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, नॉट मोर देन वन क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, रोज आप सिर्फ एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन करने में आपका आराम से आधा पौना घंटा निकलेगा, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन शुरुआत में आपका 1 घंटा लगेगा। इवेंचुअली आप उसको रिड्यूस करने लग जाओगे, इवेंचुअली बहुत आराम से आप इसको आधे पौने घंटे के अंदर करने लग जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि यार बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एंड क्या होगा इससे, पूरे के पूरे इनकम टैक्स का आपका रिवीजन होता चलेगा। एक क्वेश्चन किया, काफी सारी चीजें इनकम टैक्स की आप रिवाइज करते हुए चलोगे, ठीक है? तो बस यही बात आप लोगों को दिखानी थी कि दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें हर बार कंपल्सरीली आता ही आता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में सिर्फ 2 नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है? चलो सर, अपना आज का मुद्दा हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 एग्जाम्स। जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पर आपको फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं, जो कि माइंड मैप्स में आपके लिए बनाकर ला रहा हूँ। ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, और इसको करने के बाद आपको इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर, इन 3 किताबों से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का शेड्यूल है, और ये हम लोगों का जीएसटी का शेड्यूल है, ठीक है? ये हम लोगों का इनकम टैक्स और जीएसटी का शेड्यूल है। शेड्यूल के हिसाब से आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो यही वाला चैप्टर है, इनकम टैक्स लायबिलिटी। इससे पहले के सारे चैप्टर्स में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब ये वाली बुक्स आप लोग कहां से ऑर्डर कर सकते हो? तो आपको आना होगा मेरी वेबसाइट पर kumarnishant.com। जब आप मेरी वेबसाइट पर आओगे kumarnishant.com में, तो आपको यहां पर बुक्स पर क्लिक करना होगा। जब आप यहां बुक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। दीज आर द 3 बुक्स दैट यू नीड टू ऑर्डर: इनकम टैक्स सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी सेल्फ स्टडी बुक एंड द टैक्सेशन स्कैनर। ये 3 किताबें अगर आप लोगों ने रखी और इन 3 किताबों में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रॉपर्ली सॉल्व किए, तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भी आप ही करवा दो, तो आप यहां पर कोर्सेज में आ सकते हो, और कोर्सेज पे करने के बाद आपको यहां पर 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी: सीए कोर्सेज, सीए कॉम्बो कोर्सेज, यहां पर बाकी फैकल्टीज के साथ भी क्लासेस हैं, बुक्स की और स्टॉक मार्केट के कोर्सेज की। आप लोग सीए कोर्सेज पर आओगे और सीए कोर्सेज में यहां पर व्यू ऑल पर क्लिक करोगे। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको सीए से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज यहां पर दिख जाएंगे जितने भी अवेलेबल हैं। और ये फास्ट ट्रैक बैच, आप लोग फास्ट ट्रैक बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इस फास्ट ट्रैक बैच में हम लोगों ने क्वेश्चंस की भी अच्छे से भर भर कर प्रैक्टिस की हुई है, राइट? बाकी इस वाले सेशन के जो भी फ्री नोट्स है वो आपको इस वाले कोर्स में मिल जाएंगे। टैक्सेशन का फ्री रिवीजन कोर्स है ये। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप देखोगे जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है? वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, तो आप इससे अपना काम कर सकते हो। चलो, लेट मी स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो आती है कि भाई टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, तो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। टोटल इनकम का कुछ मतलब नहीं है। जो भी आपने पांचों हेड्स, सबसे पहले आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। चलो, टोटल इनकम का क्या मतलब है? ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 के रिडक्शंस माइनस किए, चैप्टर 6 के रिडक्शंस माइनस करने के बाद जो बचा वो आपके पास आ गई टोटल इनकम, ठीक है? तो कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? पांचों हेड्स की, पांचों जो आपके हेड्स हैं उन सबकी इनकम्स को टोटल करो, क्लबिंग सेट ऑफ वाले प्रोविजंस लगाओ, तो आपके पास आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? अब हमारे पास आती है कि कौन कौन सी इनकम, अगर इंडिविजुअल्स की इनकम को हम लोगों को कंसिडर करना है तो कौन कौन सी इनकम्स को कंसिडर करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल इनकम होती है जो इन 5 हेड्स में आती है। फिर अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर या किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर वगैरह होते हो तो वहां से आपको सैलरीज, बोनस वगैरह आती है जो कि पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आता है, वो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड एज डिडक्शंस फॉर फर्म, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जितना फर्म का रिडक्शन होता है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल, जितना फर्म के लिए टैक्सेबल होता है पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट। एंड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टैक्स एग्जेम्प्ट, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है, तो उसका जो भी शेयर पार्टनर को मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, ठीक है? अब एचयूएफ से आपको कौन कौन सी इनकम्स होती हैं, ठीक है? तो अगर एचयूएफ के मेंबर्स शेयर ऑफ एचयूएफ इनकम जो है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर एचयूएफ की कोई इनकम हो रही है और एचयूएफ से आपको कोई शेयर ऑफ इनकम मिल रहा है तो वो आपके हाथ में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम इम्पार्टेबल एस्टेट टैक्सेबल टू द एस्टेट होल्डर, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि कोई इम्पार्टेबल एस्टेट है तो अगर आप उसके ओनर हो तो आप ही उसके डीम्ड ओनर मान लिया जाते हो और उसमें टैक्सेबल आपको देना, उस पर आपको टैक्स देना होता है।
इनकम फ्रॉम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मतलब आपने खुद से कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की थी, फिर आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया, तो उसके डीम्ड ओनर आप ही माने जाओगे, आप ही को उस पर टैक्स देना होगा, आपके हाथ में वो इनकम क्लब होगी, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर पर्संस इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल्स इनकम, ये पूरा का पूरा क्लबिंग वाली चीज है, इसको भी आप लोग अपने आप से देख सकते हो। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट और द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, आई मस्ट से, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल। अब यहां पर मैं बहुत क्विकली आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स में, हम लोग ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ उतनी चीजें बताऊंगा जितनी आप लोगों के लिए रेलेवेंट है या जितनी चीजें नई है, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि आज वाले जो सेशन है उसमें मैं पूरे के पूरे इनकम टैक्स का फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं इंडिविजुअल सेशंस ले चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड हम लोग पूरी की पूरी बात कर ही चुके हैं, डन। उसके बाद है आपको इन पांचों हेड्स की इनकम को कंप्यूट करना होगा। उसके बाद है यू हैव टू कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड, ठीक है। ये 5 हेड्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हर हेड की इनकम को आपको कंप्यूट करना होगा। तो स्टेप 3 इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। स्टेप 4 इज क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, पांचों हेड्स डिटरमिन किए, पांचों हेड से रिलेटेड जो भी इनकम आई वो आई। फिर आपने क्लबिंग के प्रोविजंस लगाए, क्लबिंग के प्रोविजंस लगाने के बाद आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाले प्रोविजंस लगाए, और उसके बाद आपके पास आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद आपके पास आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपने चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस किए और सेक्शन 10AA के डिडक्शंस माइनस किए, और फिर आपके पास आ गई टोटल इनकम। ध्यान रखना, दिस टोटल इनकम हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। तो 10 रुपीज के नियरेस्ट मल्टीपल पर आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर टैक्स रेट्स लगाने होंगे टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। आपको टैक्स रेट्स लगाने होंगे। अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो आपको कंसेशनल रेट्स लगाने होंगे, अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में हो तो आपको रेगुलर रेट्स लगाने होंगे, एंड यू हैव टू अप्लाई स्पेसिफिक टैक्स रेट्स टू सर्टेन इनकम्स एंड स्लैब रेट्स टू द रेस्ट। जैसे कैजुअल इनकम के लिए 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर 1,25,000 रुपए के ऊपर 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि 23 जुलाई 24 से पहले एक्वायर हुई थी, बाद में आप उसको बाद में लेकिन उसका ट्रांसफर बाद में हुआ, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा कि विद इंडेक्सेशन 20% या विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, कोई भी और प्रॉपर्टी है तो 12.5%। तो ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स आपको लगाने होंगे। कोई भी मान लो अनडिस्क्लोज इनकम निकल कर आई, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स हो गए, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स हो गए, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो गए, तो उस पर अलग से 60%, उस पर अलग से 60% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और बाकी इनकम्स पर डिफॉल्ट टैक्स रेट से आपका टैक्स लगता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने टैक्सेस भी कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद आता है भयंकर वाला बवाल, दिल पे जख्म खाते हैं, सरचार्ज एंड रिबेट। सरचार्ज एंड रिबेट, और यहां पर जो सबसे बड़ी वाली चाल चली है ना, वो सरचार्ज नहीं चली है। यहां पर जो सबसे बड़ी चाल चली है वो सरचार्ज ने चली है। हम सबको मालूम था कि सरचार्ज भोला भाला था, सीधा सादा था, पर ये नादान था। हम सबको मालूम है कि सरचार्ज कितना भोला भाला था, सीधा सादा था, लेकिन नादान था, ठीक है। कैसे नादान था? क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें सरचार्ज बहुत ही सिंपल सा था। उसमें सरचार्ज सिंपल क्या था कि अगर हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के बारे में बात करें, तो वो कहता था कि अगर 50 लाख रुपए से इनकम ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक है तो 10% ऑफ द टैक्स इज सरचार्ज। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15% ऑफ द टैक्स इज सरचार्ज, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो 25% ऑफ द टैक्स इज सरचार्ज। लेकिन यहां पर सरचार्ज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, और कॉन्सेप्ट क्या आया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कभी भी 4 टाइप की इनकम्स के ऊपर 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लग सकता। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कभी भी 4 टाइप की इनकम्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। कौन सी 4 टाइप की इनकम्स? नंबर 1 डिविडेंड इनकम, एंड नंबर 2, 3, 4 कैपिटल गेन, स्पेशल रेट वाले कैपिटल गेन्स। 111A वाला कैपिटल गेन, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। 112 वाला कैपिटल गेन्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन not on sale of listed equity shares, and 112A वाला कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये जो 4 टाइप की इनकम्स है, डिविडेंड इनकम और ये तीनों स्पेशल रेट्स वाले कैपिटल गेन्स, इनके ऊपर जो भी इनकम आएगी, अच्छा हम सब लोगों को पता है कि सरचार्ज किस पर लगता है, प्रॉपर इनकम पर लगता है या टैक्स के ऊपर लगता है? तो सरचार्ज जो है वो हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है,
ठीक है, ये वाली चीज हम सब लोगों को पता है। सरचार्ज किस पर लगता है? सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है, सरचार्ज इनकम के ऊपर नहीं लगता। तो जो आपकी डिविडेंड इनकम है और जो आपके ये 3 टाइप के कैपिटल गेन्स हैं, इन पर जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर देखो क्या लिखा है, फिर से अब ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है, इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 112 और 112A। ठीक है, अगर ये टोटल इनकम इंक्लूडिंग दीज 4 टाइप ऑफ इनकम्स 50 लाख रुपए से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है तो 10% ऑफ द टैक्स, तो 10% ऑफ द टैक्स। अगर मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये चारों चीजें 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15% ऑफ द टैक्स, तो 15% ऑफ द टैक्स, पूरी की पूरी इनकम पर जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन यहां जो 25% है तो 25% वाला सरचार्ज किस पर लगेगा? सिर्फ उस इनकम पर लगेगा जो इन चारों इनकम्स के अलावा अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है तब। ठीक है, मतलब जो भी आपकी टोटल इनकम है अदर दैन दीज 4 इनकम्स, टोटल इनकम अदर दैन दीज 4 इनकम्स अगर आपकी 2 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर 25% के रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन इन 4 इनकम्स के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज 15% के रेट से ही लगेगा। ठीक है, सिमिलरली ओल्ड स्कीम में देखो, सिमिलरली ओल्ड स्कीम में देखो, जहां तक जब तक 10% ऑफ द टैक्स की बात थी तो ये इंक्लूडिंग ये 4 टाइप की इनकम्स थी। जब ये 15% ऑफ द टैक्स की बात आई तब भी इंक्लूडिंग ही चल रहा था, लेकिन जब 25% हुआ तो एक्सक्लूडिंग हो गया। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम अदर दैन दीज 4 इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स आएगा उस पर 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा। सिमिलरली जैसे ही 37% की भी बात हुई तो भी यहां पर एक्सक्लूडिंग आ गया। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम अदर दैन दीज 4 इनकम्स 5 करोड़ रुपए से ऊपर होंगी तो 37% के रेट से सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो 37% के रेट से सरचार्ज लग जाएगा। आओ मैं आप लोगों को सेल्फ स्टडी बुक से कुछ एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूं तो आपको थोड़ी सी सरचार्ज को लेकर और क्लैरिटी आएगी, नहीं तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे भाई साहब ये क्या ही हो गया। ठीक है, देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस क्वेश्चन। मिस्टर अग्रवाल एजेड 40 years एंड a resident in India has a total income of कितना 4 करोड़ 50 लाख रुपीस। अब आइडियली हम लोगों को लगता है अरे 4.5 करोड़ रुपए की इनकम है तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम होगी तो पूरी की पूरी इनकम पर जो भी टैक्स लगेगा उस पर 25% के रेट से सरचार्ज लगना चाहिए। दिस इज व्हाट वी यूजुअली थिंक। कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ऑफ 55 लाख रुपए। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर ये मई 25 वाले को बंद किया जाए। ठीक है, एंड लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन अनदर डॉक, लेट मी ओपन अनदर डॉक। ठीक है, और मैं यहां पर आप लोगों को एक मजेदार चीज दिखाता हूं। तो हमारी जो टोटल इनकम है वो 4 करोड़ 50 लाख रुपए की है। ठीक है, हमारी जो टोटल इनकम है वो 4 करोड़ 50 लाख रुपए की है और इसमें यहां पर क्या बोला गया है कि इसमें 55 लाख रुपीस के तो 112 वाले कैपिटल गेन्स है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A है 65 लाख रुपीस का और अदर इनकम है 3 करोड़ 30 लाख रुपीस की। ठीक है, बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स? 112 वाला 55 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 55 लाख रुपीस, ये 55 लाख रुपीस ये सेक्शन 112 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये सेक्शन 112 में टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमारे पास आता है 65 लाख रुपीस 111A वाला, 65 लाख रुपीस 111A वाला, तो 65 लाख रुपीस ये आता है अंडर सेक्शन 111A, ये 111A वाला आ जाता है। और फिर जो बची कुछ इनकम है हमारी 3 करोड़ 30 लाख रुपीस की वो अदर इनकम आती है। बची कुची जो इनकम है 3 करोड़ 30 लाख रुपीस की वो हमारी अदर इनकम आती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इस टोटल इनकम में हमारे पास ये कैपिटल गेन और ये वाले कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इस पर जो टैक्स लगेगा वो किस रेट से लगेगा? वो 12.5% के रेट से लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी है। Compute is tax liability for assessment year 26-27 under the default tax regime and optional tax regime as per the normal provisions of the Act, assuming that the total income and its components are the same in both the tax regimes. For capital gains taxable under section 112, assume that it is arrived at without applying the indexation benefit and it will be taxed at 12.5%. बताओ, क्वेश्चन ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। तो अब होगा क्या कि ये वाली जो हमारी 55 लाख रुपए वाली इनकम है इस पर टैक्स कितना आएगा? इस पर 12.5% का जब हम लोग टैक्स लगाएंगे इस पर जब हम लोग 12.5% के रेट से टैक्स लगाएंगे तो 55 लाख रुपीस, 55 लाख रुपीस का 12.5% कितना आता है? ये आता है 687,500। ठीक है, तो दिस इज 6,87,500।
और इसके ऊपर 111A, तो 111A कैसे हो जाएगा, ये 65 लाख रुपीस का 20%, 65 लाख रुपीस का 20%, ये कितना आता है, ये आ जाता है 13 लाख रुपीस। दिस इज 13 लाख रुपीस, दिस इज 13 लाख रुपीस, ठीक है। और ये हमारा 3 करोड़ 30 लाख रुपए, ये 3 करोड़ 30 लाख रुपए। तो इस पर जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, हम न्यू स्कीम से निकालना है या ओल्ड स्कीम से निकालना है, न्यू स्कीम से निकालना है या ओल्ड स्कीम, दोनों से निकालना है, डिफॉल्ट से भी निकालना है, ऑप्शनल से भी निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा आपको, यहां पर देखो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकाला हुआ है। तो हमने 55 लाख रुपए के ऊपर 12.5% के रेट से टैक्स निकाला, जो कि आया 687,500 का। हमने 65 लाख रुपीस के ऊपर 20% के रेट से टैक्स निकाला, जो कि आया 13 लाख रुपीस का। और बचे हुए 3 करोड़ 30 लाख रुपीस के ऊपर हम लोगों ने स्लैब रेट लगाया, और स्लैब रेट लगाने पर हम लोगों का टैक्स आया ये 94,80,000 रुपीस, ठीक है, ये आ गया 94,80,000 रुपीस। अब दीज टू प्लस दिस, द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 114,67,500। अब इस पर सरचार्ज लगेगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगेन लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हमारी टोटल इनकम अदर देन दीज फोर, क्या हमारी ये टोटल इनकम अदर देन दीज टू, क्या ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है? यस। तो इसके ऊपर जो भी इनकम आई होगी, इसके ऊपर जो भी टैक्स आया होगा, इसके ऊपर टैक्स कितना आया, इसके ऊपर टैक्स आया 94,80,000 रुपीस, इसके ऊपर टैक्स आया 94,80,000 रुपीस, ठीक है। इस वाले टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25% के रेट से, वो सरचार्ज लगेगा 25% के रेट से। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15% के रेट से, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15% के रेट से। ये देखो देखो यहां पर दो सरचार्जेस लगे, एक तो 15% के रेट से, किसके ऊपर 687,500 प्लस 13 लाख रुपीस, और 25% किसके ऊपर 94,80,000 रुपीस। ये दोनों सरचार्जेस यहां पर ऐड किए हम लोगों ने, और तब जाके हमारी ये वाली लायबिलिटी आई, उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, फिर जाकर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आई, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो सरचार्ज वाली चीज थी, ये एकदम ही छुपी रुस्तम बैठी थी, ठीक है, एकदम ही छुपी रुस्तम बैठी थी। एंड मतलब मेरा बहुत मन कर रहा है मैं आपको धुरंधर का स्पॉइलर दे दूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, ठीक है। तो ये एकदम छुपी रुस्तम बैठी थी, और यहां पर आकर इसने क्या किया, इसने अपना वार किया, ठीक है, इसने इस तरह से वार किया। तो ये वाली चीज आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में ही दी हुई है। एंड ऑब्वियसली ये तब तक समझ में नहीं आती जब तक आपको डिविडेंड इनकम 111A 112A और 112 नहीं समझ में आते, तब तक आपको ये वाली चीज कैसे ही समझ में आ पाती, ठीक है। तो बस सरचार्ज में यही वाली चीज थी। उसके बाद तो इट्स वेरी सिंपल, यहां पर बस मैंने एक फाइनल लाइन ये लिखी हुई है कि सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम and capital gains chargeable under the under sections 111A, 112 and 112A can never exceed 15% of the tax can never exceed 15% of the tax, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ हम लोगों को मालूम ही है, 87A वाली जो रिबेट है वो भी हम लोगों को मालूम ही है। उसके बाद स्टेप 11 में आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो, एंड स्टेप 12 में आप इसको कंपेयर करते हो कि कहीं पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो नहीं लग रहा है। स्टेप 12 में आप कंपेयर करते हो कि कहीं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो नहीं लग रहा। अभी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बाकी के स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को हम लोग देखते हैं कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो नहीं लग रहा, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आपको कंपेयर करना होता है। मतलब आपने टोटल इनकम निकाल ली, टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी देख लिया। अब बाय द वे जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही होता है, ठीक है। और फिर अब यहां पर आपको देखना पड़ता है, यहां पर आपको देखना पड़ता है कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या आपको न्यू स्कीम में जाना है। अब यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। टैक्स रेजिम चॉइस फॉर असेसीज विदाउट बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम। अगर किसी के पास पीजीबीपी वाली इनकम नहीं है तो वो हर साल चूज कर सकता है कि इस साल मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है, इस साल मुझे न्यू स्कीम में जाना है, इस साल फिर से ओल्ड स्कीम में जाना है, इस साल फिर से न्यू स्कीम में जाना है, ठीक है। अगर किसी के पास पीजीबीपी वाली इनकम नहीं है तो वो हर साल चूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पीजीबीपी इनकम है, अगर किसी के पास पीजीबीपी इनकम है तो फिर क्या होता है, तो डिसीजन डेडलाइन, ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग इनकम अंडर सेक्शन 139(1), मतलब इससे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ऑप्ट आउट डिसीजन अप्लाइज टू सब्सिक्वेंट ईयर्स, कैन रिवर्ट टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वंस, कैन नॉट ऑप्ट आउट अगेन एक्सेप्ट इफ बिजनेस इनकम सीजेस। मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब यहां पर ये हुआ कि यू कैन ऑप्ट आउट डिसीजन, अगर आपने ओल्ड स्कीम में ऑप्ट किया, मतलब न्यू स्कीम से अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, अगर आपने न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया तो उसके बाद फिर आप हमेशा ओल्ड स्कीम में ही रहोगे। न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट करने का मतलब आप ओल्ड स्कीम में चले गए। तो अगर आप एक बार ओल्ड स्कीम में चले गए, न्यू स्कीम से आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो आप हर साल फिर ओल्ड स्कीम में ही रहोगे। लेकिन अगर आप चाहो तो वापस न्यू स्कीम में सिर्फ एक बार आ सकते हो, कैन रिवर्ट टू डिफॉल्ट स्कीम वंस, ठीक है। फिर आप डिफॉल्ट स्कीम में आ गए,
तो नॉर्मली क्या हुआ, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप ऑप्ट आउट कर लो। एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट किया तो फिर आप हमेशा ऑप्टेड आउट रहोगे, मतलब आप ओल्ड स्कीम में ही जाओगे। फिर अगर आपको न्यू स्कीम में आने का मन करे तो आप सिर्फ एक बार न्यू स्कीम में आ सकते हो, फिर आप न्यू स्कीम से बाहर नहीं जाओगे। तो एक बार आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, फिर एक बार आप वापस आ सकते हो, लेकिन फिर जब आप वापस आए तो फिर आप दोबारा ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, तो फिर आप ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते। सैलरीड लोगों के लिए ऐसा नहीं है। सैलरीड लोग हर साल कर सकते हैं कि इस साल न्यू में करूंगा, इस साल ओल्ड में करूंगा, इस साल न्यू में करूंगा। अब कूद कूद के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरीड लोग हर साल ये कर सकते हैं, ठीक। अब जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से आप टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स वगैरह सब माइनस करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर फाइनल आपका टोटल टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल निकल कर आ जाता है। डन। तो ये हम लोगों के पास पूरा का पूरा प्रोसेस था जहां से आपकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। अब हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में। देखो, इट्स वेरी सिंपल। सरकार आपको बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे देती है। एक तो 35AD, 35AD याद है, वो 14 बिजनेसेस ऑपरेटिंग एंड सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर एग्रीकल्चर वो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, 100 बेड से ऊपर की कैपेसिटी का हॉस्पिटल, 2 स्टार से ऊपर की कैपेसिटी का होटल, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। ये इतनी सारी जो चीजें हैं, वहां पर सरकार ने आपसे क्या कहा था कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे उसके 100% का हम आपको रिडक्शन पहले ही साल दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको वो याद है जहां पर 10AA के बारे में हम लोगों ने बात की थी, रिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर में, कि अगर आपने एसईजेड में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का 100% रिडक्शन फर्स्ट 5 इयर्स में दे देंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का रिडक्शन दे देंगे। यस। सिमिलरली आपको 80 JJAA, 80 QQB और 80 RRB याद है। 80 JJAA में सरकार ने कहा था कि आप नए एम्प्लॉइज हायर करो, नए एम्प्लॉइज की जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसका 30% हम आपको एडिशनल डिडक्शन दे देंगे फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। 80 QQB में अगर आप ऑथर हो तो रॉयल्टी पर 3 लाख रुपए तक का रिडक्शन दे देंगे, और अगर 80 RRB में अगर आप पेटेंट्स पर अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो भी आपको 3 लाख रुपए तक का रिडक्शन 80 RRB में भी मिल जाता है, ठीक है। तो इतने सारे बड़े बड़े डिडक्शंस जब सरकार देती है तो सरकार के पास पैसे कम पड़ जाते हैं देश चलाने के लिए। तो सरकार कहती है कि सिर्फ ओल्ड स्कीम में हम एक काम ये करेंगे, सिर्फ ओल्ड स्कीम में हम एक काम ये करेंगे कि आप एक काम करो, ओल्ड स्कीम में वैसे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालो, और फिर टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद ना आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालो। मतलब ना तो आप 35AD का रिडक्शन लो, लेकिन ऑब्वियसली अगर 35AD का रिडक्शन नहीं लेंगे तो उन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। 35AD में क्या होता था, जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे उसका 100% रिडक्शन मिलता था लैंड वगैरह को छोड़ के। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर तब आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आपने 35AD में डिडक्शन लिया है तो सरकार कहती है कि 35AD का रिडक्शन मत लो, नॉर्मल 32 का डेप्रिसिएशन ले लो। अच्छा, एक काम करो, 10AA का भी डिडक्शन मत लो। व्हाट? हाँ, 10AA का रिडक्शन भी मत लो, ओके। 80 JJAA, 80 QQB और 80 RRB का भी रिडक्शन मत लो। मैं कहा व्हाट? कहते हैं हाँ। तो अब इन सब के रिडक्शंस को ना वापस ऐड बैक कर दो, मतलब सेक्शन 35AD वाले डिडक्शन को ऐड बैक कर दो, 80 RRA, 80 JJAA QQB RRB वाले डिडक्शन को ऐड बैक कर दो, 10AA वाले डिडक्शन को ऐड बैक कर दो। लेकिन हाँ, 35AD के लिए जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो डेप्रिसिएशन ले लो आप, ठीक है। तो आपके पास आती एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपके पास क्या आती है? एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इसका 18.5% निकालो, अब इसका 18.5% निकालो। अगर इसका 18.5% तुम्हारे नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से जो भी तुमने टैक्स लायबिलिटी निकाली उससे ज्यादा आ रहा है, देन यू हैव टू पे दिस, देन यू हैव टू पे दिस। बट जितना भी एक्सेस आ रहा है, जितना तुम्हें एक्सेस पे करना पड़ रहा है, उसका तुम्हें बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, उसका तुम्हें बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। देखो, तो दिस इज एप्लीकेबल टू assessees availing profit linked and incentive linked deductions, SEZ section 35AD ensures minimum tax inflow to the government। कैलकुलेशन क्या होती है? 18.5% of adjusted total income। What is adjusted total income? So you start with the profits and gains from business or profession. Basically, you start with your total income, not specifically PGBP, but you start with your total income. You add deductions under sections 10AA, 35AD, 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB, and then you subtract depreciation under section 32 on assets with deduction under section 35AD. ठीक है, और ये आपके पास आ जाती है एडजस्टेड टोटल इनकम, और इस पर 18.5%, इस पर 18.5% का आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। इस पर 18.5% का आपको टैक्स देना होता है, लेकिन जितना भी नॉर्मल इनकम के ऊपर ही वाला टैक्स आता है उतने का आपको क्रेडिट मिल जाता है। मतलब बाद में आगे चलकर अगर कभी नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स आएगा वो एएमटी से ज्यादा होता है, तो जितना आपके पास क्रेडिट पेंडिंग पड़ा हुआ है उतना आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है, उतना आप क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से नीचे आपकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ठीक है।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर, स्कैनर में भी हैं और सेल्फ स्टडी बुक में भी हैं, जिन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर स्कैनर से दिखा देता हूं, अगर मुझे मिलता है तो। लेट्स सी। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये वाला क्वेश्चन, लेट्स सी। लुक एट दिस क्वेश्चन। आरटीपी जनवरी 2026, ठीक है, आरटीपी जनवरी 2026 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एंटायर क्वेश्चन विद यू ऑल, लेकिन आप यहां पर ये देख सकते हो कि यहां पर इसको 80 JJAA का रिडक्शन तो मिल ही रहा है, ठीक है, 80 JJAA का रिडक्शन तो ये यहां पर क्लेम करेगा ही। अच्छा, क्वेश्चन आपसे जनरली नहीं बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे जनरली नहीं बोलता है कि आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को कंसीडर करना है। क्वेश्चन तो आपसे सिंपली बोलेगा कि भाई टैक्स लायबिलिटी निकालो। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर वैभव फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इस क्वेश्चन को तो फिर भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि इफ यू डिसाइड टू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। कई सारे क्वेश्चन तो बोलते ही नहीं है, कहते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओल्ड स्कीम से भी करना है, न्यू स्कीम से भी करना है। जब आप ओल्ड स्कीम में करोगे तो आपको नॉर्मल प्रोविजन से भी करना है और आपको एएमटी से भी करना है, ठीक है। न्यू स्कीम में एएमटी नहीं होती है, ठीक। तो अब ये देखो, ये सब आपको यहां पर दिया हुआ है। अब आप नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपने पूरी इनकम कंप्यूट करनी शुरू की, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपने अपनी पूरी इनकम कंप्यूट करनी शुरू की। ये आपकी टोटल इनकम निकल कर आई 4349। फिर आपने इस पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई 1852,630, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी, आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाली इनकम से, 4349 से, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट विद 4349, विल स्टार्ट विद 4349। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई 10AA का रिडक्शन नहीं होगा, कोई 35AD का नहीं होगा, कोई 80 QQB और RRB का नहीं होगा, इसलिए यहां पर 80 JJAA का था, ठीक है। 80 JJAA के रिडक्शन को ऐड बैक किया हमने यहां पर, तो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम आई 60,77,000 रुपीज। अब इस 60,77,000 रुपीज पर 18.5% आएगा, इतना 11,24,245। लेकिन ध्यान रहे, ये 60,77,000 रुपीज 50 लाख को क्रॉस कर गई ना, तो अगर 50 लाख को क्रॉस कर गई तो 10% का सरचार्ज भी लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम लोगों ने नॉर्मल इनकम निकाली 4349, जब हमने नॉर्मल इनकम निकाली 4349 तो सरचार्ज नहीं लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली तो एडजस्टेड टोटल इनकम आई 60,77,000 रुपीज, सरचार्ज लगेगा। मार्जिनल रिलीफ वगैरह मत लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहां पर ये आ गया 18.5% हम लोगों ने यहां पर ये लगाया और सरचार्ज ये लगाया। सरचार्ज लगाने के बाद ये आया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद ये आया, टैक्स लायबिलिटी को भी हम लोगों ने 10 रुपए पर राउंड ऑफ किया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हम नॉन एएमटी टैक्स लायबिलिटी देखते हैं तो 11,52,630 रुपीज हमें देना पड़ता है, लेकिन एएमटी अगर देखें तो 12,86,140 रुपीज हमें देना पड़ेगा। तो हम सरकार को कितना देंगे, हम सरकार को 12,86,140 देंगे, लेकिन हम कितना एक्सेस दे रहे हैं, 12,86,140 माइनस 11,52,630। देख रहे हो आप लोग, 12,86,140, दिस 12,86,140 माइनस 11,52,630, ठीक है। 12,86,140 माइनस 11,52,630, ये जो डिफरेंस है इसका मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। तो देखो, ये है 133,510 का मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, मुझे बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। डन। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है सर। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है। दैट्स इट, बस इतना सा ही था। हम लोगों का इनकम टैक्स लायबिलिटी का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है, एंड विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो प्लीज डू गेट दीज बुक्स, इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर। इन 3 बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं। ट्रस्ट मी, एवरी डे इफ यू जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ दिस इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर and you note down all the adjustments that you encountered in that particular question and also the adjustments that you needed to carry out for those particular adjustments, ठीक है, आपने उनका क्या क्या ट्रीटमेंट किया, इफ यू जस्ट राइट देम डाउन तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। एग्जाम से 1.5 दिन पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से 1.5 दिन पहले नहीं करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ आई डिड इट, ठीक है। दैट्स इट। कल से हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको जीएसटी की एबीसीडी पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों होता है, जीएसटी कैसे आया, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, क्या आउटपुट लायबिलिटी होती है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वाली वीडियो प्लीज देख लीजिएगा पहले, और उसके बाद फिर आप कल वाले सेशन को देखिएगा, क्योंकि कल हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो कल हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी वाली वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड गेट सीरियस नाउ, इट्स ऑलरेडी 25th ऑफ मार्च 2026, May 26 एग्जाम्स में भी कम समय बचा हुआ है, ठीक है। इट्स हार्डली 1 month लेफ्ट। मैं ये मान के चलूंगा कि आखिरी के 4-5 दिन तो कुछ भी आप नया नहीं पढ़ोगे, तो इट्स ओनली वन मंथ लेफ्ट हम लोग मान के चलते हैं। 4-5 दिन जो मार्च के बचे हैं इसको छोड़ते हैं और एक आध महीना आप लोगों का बचा हुआ है, तो यू गॉट टू गेट वेरी वेरी सीरियस नाउ एंड बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, गेट दीज बुक्स, सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट पेपर्स एज यू कैन एंड दैट्स इट, ठीक है। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।